नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में अमित गर्ग शुक्ला। चंपावत के बनबसा से सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सीधे आपको वहीं पर लेकर चलते हैं। मैं जरूर अपनी बहनों के बीच में पहुंचूंगा और मैं सड़क मार्ग से ही अमोड़ी पहुंचा। वहां भी बड़ी संख्या में हमारी बहनें वहां पर इंतजार कर रही थी, इसलिए आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि मुझे आज सुबह से ही आप सभी बहनों का प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद और आप सबका लगाव लगातार प्राप्त हो रहा है। मैं वहां के चंपावत के रक्षाबंधन कार्यक्रम से यहां आ रहा हूं और वहां बड़ी संख्या में माताओं बहनों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपनी शुभकामनाएं दी। और यहां भी मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूं तो इतनी अपार संख्या और आप सबका अपनापन देखकर मैं सच बता रहा हूं, मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है कि मेरे मन में कितनी खुशी हो रही है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप सभी के प्रेम और आशीर्वाद से मुझे प्रदेश की और अधिक सेवा करने की भरपूर ऊर्जा आप सबके बीच में आकर मिली है। रक्षाबंधन का पर्व पारस्परिक रूप से प्रेम, स्नेह और विश्वास का एक प्रतीक पर्व होने के साथ ही ये हमारे जो सामाजिक कर्तव्य है, उन सामाजिक कर्तव्यों का भी हम सबको बोध कराता है, बोध कराने वाला ये त्योहार है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से विश्वास पूर्वक ये कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की आपकी सरकार, मैं आपकी सरकार कह रहा हूं, मैंने हमारी सरकार, हम सबकी सरकार मातृशक्ति के उत्थान के लिए, उसके सशक्तिकरण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। हमारी प्राथमिकता हमारे प्रदेश की माताओं बहनों के जीवन को ऊपर उठाना, उनको सशक्त बनाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनको रोजगार से जोड़ना। मिर्जापुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश में योगी आदित्यनाथ जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री है ही नहीं। और मैं मानता हूं कि आप भी अब जानते हैं, मानते हैं और जनता भी ये जानती और मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? पहले कोलकाता, फिर रुद्रपुर और अब देहरादून। बेटियों से दरिंदगी का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देहरादून में तो बस ड्राइवर, कंडक्टर, बस अड्डे का एक कैशियर और क्लीनर सभी ने मिलकर गैंगरेप किया। ऐसे आरोप लगे, यानी जिन पर सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है, अब बेटियों को उन्हीं से खतरा सता रहा है। दरिंदगी, वहशीपन, तार तार इज्जत। वो चीखती रही, चिल्लाती रही। हैवान दरिंदों की टोली उसके जिस्म से हवस का खेल खेलती रही। वो अकेली थी और दरिंदे 5। एक पल ऐसा आया जब बेबस बेटी की चीखें भी बंद हो गईं, लेकिन हैवानियत का खेल फिर भी जारी रहा। दरिंदगी की ये रुला देने वाली कहानी देवभूमि के देहरादून से सामने आई है।
देहरादून के इसी आईएसबीटी में एक दिल दहलाने वाली वारदात हुई है, जहां एक नाबालिग युवती के साथ 6 लोगों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग जो लड़की है मानसिक रूप से बीमार थी और वो दिल्ली से किसी रोडवेज की बस में चढ़ी थी, लेकिन जब देर रात वो रोडवेज बस यहां पहुंची और वो लड़की गाड़ी में ही बैठी रही क्योंकि लड़की मानसिक रूप से बीमार थी। और उसके बाद उस गाड़ी में बैठे कुछ लोगों ने, यहां तक कि कुछ ड्राइवर बताए जा रहे हैं, कुछ कंडक्टर बताए जा रहे हैं, करीब 6 लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने उस युवती के साथ, उस नाबालिग के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। घटना 12 अगस्त की है, जब मानसिक रूप से कमजोर लड़की दिल्ली से रोडवेज की बस में देर रात आईएसबीटी बस स्टेशन पहुंची थी, जहां बस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ 6 लोगों ने लड़की के साथ गैंग रेप किया। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। कभी कोलकाता, कभी रुद्रपुर और अब देहरादून। बेटियों से दरिंदगी का ऐसा खेल खेला जा रहा है कि पुलिस भी हैरान है, समाज भी अपने बच्चों की परवरिश पर। इस बार तो जिस बेटी से दरिंदगी की गई वो तो दिमागी तौर पर इतनी कमजोर है कि अच्छे बुरे का फर्क भी आसानी से समझ नहीं सकती। को पकड़ा गया तो उससे पूछताछ में फिर दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, इस तरह 5 लोग इसमें टोटल जो है प्रकाश में है, जिसमें 2 ड्राइवर हैं, एक इसमें सरकारी कर्मचारी का ड्राइवर है, साथ ही साथ एक उसमें क्लीनर है और एक सफाई जो बस की करता है। इस तरह जो इन्वॉल्व थे वो सारे लोग एक ही उसमें इन्वॉल्व थे और एक उसमें कैशियर है। तो समस्त घटनाक्रम में अभी तक जो जानकारी मिली कि दिल्ली और इसके बीच में बस चलती है, दिल्ली और देहरादून के बीच में, और कश्मीरी गेट पर ये लड़की वहां पर घूमते हुए मिली थी, जिससे ड्राइवर की कुछ बात हुई और इसके बाद उनके साथ उस बस में बैठ कर यहाँ पर आ गई थी और इसके बाद इसके साथ ये घटनाक्रम हुआ। तो अभी तक जितनी चीजें आई हैं, अभी तक जितने कम समय में जो जितना प्रयास हो सकता था, 5 लोग जो आइडेंटिफाइड कर लिए गए, एक पूछताछ के बाद 5 को हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार पीड़िता यूपी के मुरादाबाद की रहने वाली है। घटना के बाद से लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बताया गया है कि 12 अगस्त की रात 12:30 बजे वो दिल्ली से उत्तराखंड रोडवेज की बस से देहरादून पहुंची थी। उसी दौरान आधी रात के समय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। 12 अगस्त की रात हैवानियत का खेल खेला गया। लड़की 13 अगस्त की सुबह बदहवास हालत में मिली। शरीर पर कोई बाहरी चोट या खून के निशान नहीं थे, लेकिन अंदरूनी चोट ने उसे अंदर से तोड़ दिया। तारीख जब सवेरे बदहवास स्थिति में युवती मिली तो युवती को सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आईएसबीटी में बाल सहायता केंद्र बना है, यहाँ पे गार्ड द्वारा यहाँ पे लेके आया गया। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे ही जान लेते हैं। मैम क्या उस दिन रहा था, क्या घटना देखी? सर वहाँ पे ऐसा कुछ एक बालिका गार्डन द्वारा यहाँ पे लाया गया, उनको हमारे द्वारा बताया कि यहाँ पे एक ऐसी लड़की है, बालिका है। तो हमारी टीम वहाँ पे पहुँच के बालिका को हम यहाँ पे बिठा के, तो जब बालिका से हमने पूछा कि, तो उसने बोला कि मैं दिल्ली से आई हूँ ऐसे, तो हम उसको जो है जीडी करवा के हमने उसको बालिका निकेतन में CWC के आदेश अनुसार बालिका निकेतन में रखवा दिया सर। क्योंकि युवती मानसिक रूप से बीमार थी, जिसका ये देखने को मिला है कि वो यहाँ पे पहुंची थी, यानी कि बाल सहायता केंद्र जो देहरादून के आईएसबीटी में ये बूथ लगा है वहाँ पे पहुंचे थे और इन्हीं लोगों ने युवती को CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर जो कमेटी है वहाँ भेजा था। फिलहाल पूरे मामले की जाँच जारी है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि फरार आरोपी की भी जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र पर्तवाल। सुल्तानपुर में जल निगम के एक बड़े अधिकारी की हत्या हो गई थी। इस कत्ल का सनसनीखेज खुलासा करते हुए एक सहायक इंजीनियर और संविदा पर काम करने वाले दूसरे कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। आखिर किस रंजिश में एक जूनियर ने अपने सीनियर अधिकारी का कत्ल कर दिया? कत्ल के पीछे की पूरी कहानी क्या है, डिटेल में आपको समझाते हैं। करप्शन का खेल, मौत का तांडव। दफ्तर की लड़ाई, बड़े साहब ने जान गंवाई। एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया जूनियर इंजीनियर।
सुल्तानपुर में जल निगम के एक्सियन की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। कत्ल के पीछे जो कहानी निकल कर आई उसने सभी को हिलाकर रख दिया। एक आदिशासी अभियंता ने अपने मातहतों की करतूत को उजागर करने व उन पर कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा था। उस पत्र पर कार्रवाई होती कि उससे पहले ही उनके मातहतों ने मतलब विभाग के ही अफसरों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने सीसीटीवी फुटेज व कुछ सर्विलांस की मदद से घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन किया था। परिवार की तरफ से दी गई तहरीर में कत्ल की वजह करप्शन की खिलाफत और ठेकेदार की पेमेंट रोकना बताई गई और कत्ल का मुख्य किरदार मारे गए साहब का जूनियर इंजीनियर अमित कुमार। जल निगम के एक्सियन संतोष कुमार किराए पे मकान में रहते थे। उसी किराए के मकान पे आज उनकी सुबह डेड बॉडी मिली, जिसमें प्राइम सस्पेक्ट ही है उनका हत्या हो गई है। और इस संबंध में जैसे पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पहुंची। जो इनिशियल पुलिस की इंक्वायरी है उसमें क्लियर हो चुका है। जल निगम के अधिकारी की हत्या के बाद से ही पुलिस की टीमें आरोपियों के पीछे लगी थी। इसी दौरान पुलिस की आरोपियों से मुठभेड़ हो गई और दोनों तरफ से चली गोलियों में दोनों आरोपी घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। शासी अभियंता श्री संतोष कुमार की हत्या उन्हीं के विभाग के सहायक अभियंता अमित कुमार और उनके एक साथी ने की थी। उनको रात में मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और नियमानुसार उनको आज विधिक कार्यवाही करने के उपरांत न्यायिक अभिरक्षा का रिमांड लिया जाएगा। इस कत्ल की सबसे चौंकाने वाली वजह यह है कि दफ्तर की लड़ाई दो इंजीनियर्स के बीच वर्चस्व की जंग बन गई और वर्चस्व की लड़ाई अहम पर आई तो जूनियर ने सीनियर इंजीनियर की जान ही ले ली। एक्सियन संतोष कुमार प्रयागराज के रहने वाले थे। फरवरी 2023 से उनकी सुल्तानपुर में तैनाती थी। यहाँ के विनोबापुरी मोहल्ले में किराए के मकान में वो अकेले रहते थे। पत्नी प्रयागराज में NHAI में नौकरी करती हैं। उनका पर्सनल लाइफ में तो कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा दुश्मन पाल लिया जिसने डंडों से पीटकर उनकी जान ले ली। अभी तक की जो पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अधिशासी अभियंता द्वारा इनके जो अमित कुमार हैं सहायक अभियंता, इनके कामकाज में लापरवाही और अनियमितता के कारण इनके विरुद्ध पत्र लिखा गया था और उसमें संभवतः कोई जांच भी चल रही थी, जिससे ये बहुत क्षुब्ध थे और अभी तक तो यही कारण प्रकाश में आया है। अन्य कारणों की भी विस्तृत रूप से छानबीन की जा रही है। अब तक की छानबीन में यह पता चला कि एक्सियन ने AE अमित पर करप्शन के मामले की जांच बैठाई थी। इसकी शासन से शिकायत भी की गई। साथ ही जूनियर इंजीनियर के ट्रांसफर की भी सिफारिश की थी, लेकिन इस बात की रंज में डूबे अमित के सिर पर मानो खून सवार हो गया। बीती रात पुलिस मुठभेड़ में दोनों बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फिलहाल वो हत्या के बाद बिहार के सासाराम भागने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें दबोच लिया है। लेकिन जिस तरह से सुल्तानपुर पुलिस ने इस घटना को चुनौती में लिया और 24 घंटे के भीतर दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है, अब उनसे पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। कहीं ना कहीं ये पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा भी बताया जा रहा है। बहरहाल पुलिस ने 24 घंटे से भी कम वक्त में इस हाई प्रोफाइल कत्ल की न सिर्फ गुत्थी सुलझा ली, बल्कि एनकाउंटर के बाद जूनियर इंजीनियर और उसके संविदा कर्मी को भी धर दबोचा। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। सुल्तानपुर से न्यूज़ 18 के लिए पप्पू पांडे की रिपोर्ट।